नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, चलिए, कल सुबह में हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि साथियों हम लोगों को संस्थान से बाहर कहीं जाना पड़ा। इस वजह से आप लोगों की क्लास बाधित रही। आज हम लोग उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष अपना सेशन लेकर के। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांत पर, और राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग बात कर चुके थे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर। हम लोगों ने दो राजनीतिक सिद्धांत देखे, हमने देखा कि भैया राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार का होता है। एक होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत रहा वो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। वहीं हमने देखा कि भैया जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत था, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी में, कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह अस्तित्व में आया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, मैंने आपको बताया होगा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा था। तो इसका दृष्टिकोण दार्शनिक था। कैसा दृष्टिकोण था? तो इसका दृष्टिकोण भाई साहब दार्शनिक था। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, यह आदर्शों, मूल्यों, मानकों पर आधारित होता है। ये संस्थाओं के अध्ययन पर, राज्य सरकार, संप्रभुता आदि के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। यानी कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं करता। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत स्वायत्त नहीं है, अर्थात यह अपने अध्ययन सामग्री इतिहास, दर्शन, कानून आदि से प्राप्त करता है। इसमें ऐतिहासिक पद्धत, कानूनी पद्धत, दार्शनिक पद्धत आदि इन पद्धतों पर क्या करता है, विश्वास करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निगमन पद्धत पर आधारित है। निगमन पद्धत पर आधारित है। ये सब बातें हमारी हुई होंगी साथियों। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में आज हम लोग जानेंगे। आधुनिक राजनीतिक, देखिए चित्र कल वाला आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। तो देखते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कि भैया इसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पहले समझ लीजिएगा ये कब अस्तित्व में आया। तो ये जो अस्तित्व में आया 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। ठीक है भैया, चलिए। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में हम लोग देखें। जरा एक आप लोग क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए, सिनॉप्सिस टाइप का बनाइए, जिसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, यही सही रहेगा। ये क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, 20वीं शताब्दी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के पश्चात यह अस्तित्व में आया। ठीक है साथियों, ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, मैंने आपको बताया होगा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा है। इसका
दृष्टिकोण कैसा है, तो मैंने आपको बताया होगा इसमें, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। इसका दृष्टिकोण कैसा है? वैज्ञानिक है। ठीक है। यह आदर्शों, मूल्यों एवं मानकों पर आधारित नहीं होता। लिखिए, यह आदर्शों, मूल्यों, मानकों पर आधारित नहीं है। तो यह आदर्श, मूल्य और मानकों पर आधारित नहीं है। यह संस्थाओं की अध्ययन पर बल नहीं देता। संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, बल देता है। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, प्रयास करता है। यह मूल्य निरपेक्ष राजनीति पर विश्वास करता है। यानी कि आदर्श, मूल्यों, मानकों पर आधारित नहीं होता। किस पर? यह मूल्य निरपेक्ष राजनीति पर विश्वास करता है, अर्थात तथ्यों के अध्ययन, अर्थात तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। बल देता है, अर्थात तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, यह क्या है भैया? यह स्वायत्त है। यह क्या है? यह स्वायत्त है, अर्थात यह अपनी अध्ययन सामग्री किसी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें कौन कौन सी पद्धति भैया? यह जो है, यह वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक उपागम, पर विश्वास करता है, विश्वास करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आगमन पद्धति पर आधारित है। आगमन, आगमन पद्धति पर आधारित है। यह आगमन पद्धति पर आधारित है। अनुभव मूलक पद्धति, इसे हम लोग उद्देश्य मूलक पद्धति भी बोलते हैं। तो आगमन पद्धति पर आधारित है कौन? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। यह 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया कि इसका दृष्टिकोण कैसा है? वैज्ञानिक है। यह आदर्शों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों पर आधारित नहीं होता। यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं देता, जैसा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत देता है। यह स्वायत्त है,
यह स्वायत्त है, अर्थात यह अपने अध्ययन सामग्री किसी से प्राप्त नहीं करता। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, यानी कि फैक्ट की बात करता है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। यह मूल्य निरपेक्ष राजनीति पर क्या करता है, विश्वास करता है, अर्थात तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। तो साथियों, यह वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है, उस पर विश्वास करता है, आगमन पद्धति पर आधारित है। ये सभी बातें साथियों हमारी हुई होंगी। अरे हाँ या ना, बात सही है गुरुजी? कि हाँ, बात सही है भाई, बात आपकी सही है। ठीक है, तो चलिए जरा इसमें और जान लें हम कि भैया ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसके उदय में, यह व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास और आर्थर बेंटले की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ग्राहम बालास की जो पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किसके उदय में? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में। यानी कि ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ग्राहम बालास ने साथियों मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। वहीं आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से व्यक्तियों के समूह पर बल दिया। किसने? आर्थर बेंटले ने। यहां तक बात क्लियर है? चलिए लिखते चले साथ साथ, क्योंकि हम लोगों को भी साथियों ऑफलाइन क्लास में जाना है, इसलिए चलिए आगे लिखे हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ग्राहम बालास ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के
मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, जबकि आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है भैया? इतना आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं साथियों कि ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और पॉलिटिकल साइंस रिसर्च काउंसिल, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और पॉलिटिकल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। साथियों, ऐसा नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये तो पूरी तरीका से अस्तित्व में आया। कहीं ना कहीं आसार तो हमें पहले से ही भी इसके नज़र आ रहे होंगे, हाँ या ना? तो बिल्कुल। तो साथियों, संघर्ष तो पहले से भी चल रहा होगा। तो हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोगों को जनधन की हानियां हुई, लोगों की हालत खराब हो गई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब कुछ छाई। तो आगे चल कर के साथियों 1925 में इन कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में 1925 में साथियों अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो चार्ल्स मेरियम ने करी। चार्ल्स मेरियम ने इसकी अध्यक्षता करी। इसमें यह निर्णय लिया गया इस बैठक में कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वह लोगों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं है, अर्थात हमें इसके स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपना लेना चाहिए, जिससे
और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके, जिससे जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जाना जा सके। तो ये बात आई साथियों निकल करके कि कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में 1925 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को छोड़कर हमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ओर चलना चाहिए, जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जाना जा सके। ये जो शिकागो विश्वविद्यालय में बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो चार्ल्स मेरियम ने इसकी अध्यक्षता करी। चार्ल्स मेरियम ने इसकी अध्यक्षता करी। और चार्ल्स मेरियम का परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को लाने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम की एक पुस्तक है प्राइमरी इलेक्शन। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। जरा ये जो है तार लीजिए फटाफट बहुत जल्दी। चलिए चलिए साथियों, तो लिखा भाई 1925 में 1925 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक राजनीतिक तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक बैठक हुई। राजनीतिक बैठक या राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत लोगों की समस्याओं को
सुलझाने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, अर्थात हमें इसके स्थान पर, इसके स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपना लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, जिससे लोगों के राजनीतिक व्यवहार को जाना जा सके, जाना जा सके। आगे लिखें, उन्नीस सौ 25 की बैठक की अध्यक्षता चार्ल्स मेरियम द्वारा की गई और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को लाने में चार्ल्स मेरियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। बौद्धिक जनक कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक प्राइमरी इलेक्शन है। ठीक है भैया, यहां तक आपको याद रखना होगा। आगे बात करें हम लोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग जानते हैं साथियों कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है और यह मूल्य निरपेक्ष राजनीति में विश्वास करता है। कैसी राजनीति को इसने कैसा बनाया? तो मूल्य निरपेक्ष राजनीति बनाया इसने। मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर इसने क्या दिया? बल दिया। यानी कि तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। आदर्श मूल्य मानकों पर आधारित यह नहीं है और ये संस्थाओं के अध्ययन पर बल नहीं करता, बल नहीं देता, उन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए साथियों देख लें हम लोग 2-4 लाइन इसमें।
आधुनिक, हालांकि सब चीज जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। ये क्या है भैया? यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। दूसरा, यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर बल दिया। बल दिया। तो इसने राजनीतिक विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर क्या दिया है? बल दिया। इसने व्यवहारवादी सिद्धांत को प्राकृतिक प्रकृति पर आधारित है। प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया। तो इसने व्यवहारवादी राजनीति को या राजनीतिक सिद्धांत को प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित इसने बताया। हम जानते हैं साथियों कि जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जो राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई थी, इसमें जो राजनीति हुई, इसमें जो राजनीति निकल करके आई, इसमें जो राजनीति का उदय हुआ, वह शक्तिवादी राजनीति कहलाई। क्या कहलाई? शक्तिवादी राजनीति, पावर ऑफ पॉलिटिक्स कहलाई। लिख लें एक लाइन और कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ, वह शक्तिवादी राजनीति कहलाई। वह शक्तिवादी राजनीति या पावर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है भैया, कहलाई। यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में, इसके विकास में साथियों जॉर्ज कैटलिंग है, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डाहल है ना, आमंड है, हर्बर्ट साइमन है और पावेल हैं। इन सभी विचारकों की क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलिए जरा इसे रफ कर दीजिए बहुत जल्दी फटाफट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लिया करें। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाएं साथियों। देखिए नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, पक्की बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए अब मैं प्री कम मेंस ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप जितना कॉपी पे लिखेंगे, जितने नोट्स स्वयं बनाएंगे, देखो हम तो देंगे आपको नोट्स, चैप्टर समाप्त होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो
जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद ज़्यादा होगा। बंदा एक बार देखा फिर भूल जाएंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे फिर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप जितना लिखेंगे उतना आपके दिमाग में छपता चला जाएगा, और जितनी बार लिखेंगे उतना आपका रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है? और आप मेंस के लिए भी कैपेबल हो पाएंगे। पिछले बैच में बहुत कमेंट आती थी कि सर आप जो लिख के पढ़ाते हैं ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, कि भैया मेरा काम पीपीटी देना नहीं है, मेरा अपना तरीका अलग है, और इसी तरीके के साथ लोग मुझसे जुड़ते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं लगता है, जिसको पीपीटी ज़्यादा पसंद है भैया डिजिटल पसंद है, वो अपने डिजिटल पर चला जाए, तेरे मास्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, हम तो सादा आदमी हैं, तो सादा हिसाब किताब देखते हैं। पीपीटी बनाने की ज़रूरत ना है। एक बार यहाँ से पढ़ो लिखो, उसके बाद नोट्स देंगे, कई बार रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटने का है आपसे। ठीक है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में जॉर्ज कैटलिंग हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट डाहल, रॉबर्ट डाहल, हर्बर्ट साइमन आमंड और पावेल आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक भैया? अदा की है। और इसमें डेविड स्टन भी थे महत्वपूर्ण, तो भाई डेविड स्टन भी हैं। डेविड स्टन ने तो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, जिससे कि राजनीतिक जो व्यक्ति है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। तो लिखिए साथियों, रॉबर्ट डाहल है, रॉबर्ट डाहल कहते हैं, रॉबर्ट डाहल का कथन है, उनका कथन है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है। यानी कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, एक आंदोलन है। देखिए रॉबर्ट डाहल का कथन है, रॉबर्ट डाहल का कथन, रॉबर्ट डाहल का कथन है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत
राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है, एक आंदोलन है। एक है कैटलिंग। कैटलिंग कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अलावा कुछ नहीं। लिखिए, कैटलिंग। कैटलिंग कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन कहते हैं? कैटलिन कहते हैं। एक है हेराल्ड लासवेल। तो हेराल्ड लासवेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर उसका प्रयोग करने से है। लिखिए, लासवेल। लासवेल कहते हैं कि राजनीति राजनीतिक विज्ञान का सरोकार राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। इन कथनों पर बड़ा जोर दीजिए साथियों। आप लोग थ्योरी पर तो जोर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन कथनों पर जोर दीजिए, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो धुआंधार प्रैक्टिस चलेगी, ऐसी चलेगी भाई साहब, याद रखोगे ज़िंदगी भर कि हाँ कोई आदमी, कोई व्यक्ति हमको मिला था। ये जो हेराल्ड लासवेल हैं, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है एक, हेराल्ड लासवेल की जो पुस्तक है उसका नाम था व्हाई व्हाट व्हाई एंड हाउ। व्हाट व्हाई एंड हाउ। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति कैसे है? शक्ति कैसे है? शक्ति क्यों? तो ये इसकी क्या थी? बुक थी लासवेल की, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक का नाम था। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? अरे हाँ है ना, कि गुरुजी सही बात है। आगे चल करके साथियों, आगे चल करके आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में डेविड स्टन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। डेविड स्टन ने साथियों कुछ सिद्धांत, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही जाना जा सके। डेविड स्टन को साथियों व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं। डेविड स्टन क्या कहते हैं? व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं। डेविड स्टन को आगत निर्गत सिद्धांत का भी जनक कहते हैं। डेविड स्टन को मूल्य के आधिकारिक सिद्धांत का जनक, व्यवस्था सिद्धांत का जनक आदि सब जनकों के नाम से जाना जाता है डेविड स्टन को। तो डेविड स्टन का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। व्यवहारवाद का जनक इनको कहा जाता है।
ठीक है, डेविड स्टर्न के बारे में लिखें फटाफट, उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। आगे चलकर डेविड स्टर्न ने कुछ सिद्धांत व मॉडल प्रस्तुत किए जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। इसीलिए डेविड स्टर्न डेविड स्टर्न को डेविड स्टर्न को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में और इसके विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है डेविड स्टर्न को साथियों व्यवस्था सिद्धांत, आगत निर्गत सिद्धांत, मूल्य के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। ठीक है जी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें व्यवस्था सिद्धांत, आगत निर्गत सिद्धांत, मूल्य के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। और व्यवहारवाद के जनक तो डेविड स्टर्न है ही, क्योंकि डेविड स्टर्न ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने साथ ही कुछ मॉडल, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे कि राजनीतिक जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके।
चलिए थोड़ा सा 10 मिनट और क्लास ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ जितना, क्योंकि अभी इस चैप्टर में एक क्लास और होगी आपकी, एक क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक क्लास और होगी साथियों, और उस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक शास्त्र है उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाने लगा, और इनका राजनीतिक जो सिद्धांत हैं इनका अन्य विषयों के साथ क्या क्या संबंध है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी एक सेशन और होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ वहाँ तक पहुँचा दिया जाए जिससे कि अगली वीडियो में आपका मैटर आ जाए। ठीक है भैया, चलिए आगे चलकर साथियों, जब इतने मॉडल सिद्धांत प्रस्तुत किए गए डेविड स्टन के द्वारा, आगे चलकर के 1969 में राजनीतिक शास्त्रियों की पुनः बैठक हुई, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है यह भी कुछ परिस्थितियों में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने में असक्षम रहा है, तो इसलिए इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। और इसमें संशोधन करके, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में संशोधन करके क्या लाया गया? उत्तर व्यवहारवाद लाया गया, उत्तर व्यवहारवाद लाया गया। और उत्तर व्यवहारवाद को, इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो डेविड स्टन को जाना जाता है। डेविड स्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है साथियों, है ना? तो ले लें जरा स्क्रीनशॉट भाई इसका, फटाफट, बहुत जल्दी। चलिए तो उत्तर व्यवहारवाद लाया गया। उत्तर व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो डेविड स्टन को जाना जाता है। ये जो उत्तर व्यवहारवाद है साथियों, यह व्यवहारवाद की ना तो क्रिया है और ना ही उसकी प्रतिक्रिया है, बल्कि व्यवहारवाद में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या है? एक ये संशोधन है। तो ये क्या है? संशोधन है। चलिए देखते हैं इसको। उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। जनक कौन है भैया? डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन इसके क्या माने जाते हैं? जनक के रूप में जाने जाते हैं। लिखें इसमें, यह है व्यवहारवाद की, वाद की ना तो क्रिया है और न ही प्रतिक्रिया है, बल्कि यह व्यवहारवाद में एक संशोधन है, एक संशोधन है। किसमें? व्यवहारवाद में। क्या? भी एक संशोधन है। क्लियर है यहां तक? चलिए, हम जानते हैं साथियों कि जहां परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत था, कि जहां
हम जानते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था, इसका दृष्टिकोण कैसा था? दार्शनिक था। कैसा था? दार्शनिक था। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता। ठीक है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है, की उपेक्षा इसने की। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या था? समझते रहिएगा साथियों। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ठीक है भैया, इसका जो दृष्टिकोण था कैसा था? वैज्ञानिक था। इसका दृष्टिकोण कैसा था? वैज्ञानिक था। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। तो यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। कौन सा? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया कि भैया ये जो व्यवहारवाद की ना तो क्रिया है ना ही प्रतिक्रिया है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। मैंने आपको बताया कि जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण दार्शनिक था, तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता था, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा कर इसको जानने का प्रयास नहीं किया, बल्कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। वही जो साथी हमारा उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद में साथियों संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ, यानी कि इसमें क्या है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करी, यह संस्थाओं के अध्ययन में ही खोया रहा। संस्थाओं के अध्ययन पर बल तो साथियों जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ, संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर बल दिया। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में दर्शन और विज्ञान और दोनों का समन्वय है, दोनों का समन्वय है। तो दर्शन का भी समन्वय है, विज्ञान का भी समन्वय है, क्योंकि यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर भी बल देता है और संस्थाओं के अध्ययन पर भी बल देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल व्यवहारवादी सिद्धांत से बात नहीं बनी, बल्कि हमें एक कदम और बढ़ना पड़ा। तो हम लोगों ने संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार को जानने पर भी बल दिया, अर्थात दर्शन के साथ साथ विज्ञान पर भी यहाँ पर बल दिया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों का मिश्रण पाया जाता है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है साथियों। लिखिए, उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक या व्यवहारवादी
राजनीतिक सिद्धांत का मिश्रण पाया जाता है। क्योंकि ये भैया दोनों बातों पर ध्यान देता है, संस्थाओं के अध्ययन पर भी बल देता है, इसका दृष्टिकोण दार्शनिक भी है और वैज्ञानिक भी है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर भी बल देता है जानने पर। उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। उत्तर व्यवहारवाद कौन से उपागम भैया? अंतर विषयक उपागम। तो अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। अंतर विषयक उपागम क्या होता है? अंतर विषयक उपागम का मतलब होता है कि हमें एक विषय का अध्ययन करते समय केवल उसी विषय तक सीमित नहीं रहना, बल्कि अन्य विषयों का भी सहारा लेते हुए हमें अपने विषय को और मजबूत बनाना चाहिए। लिखिए, अंतर विषयक उपागम का अर्थ, अंतर विषयक उपागम का अर्थ, यदि इसके अर्थ की बात करी जाए, इसके अर्थ की बात करी जाए तो इसका अर्थ है कि किसी विषय का अध्ययन करते समय हमें उसी विषय तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य विषयों का सहारा लेकर अपने विषय को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए, तो ठीक है भाई, उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। अंतर विषयक उपागम का मतलब होता है कि किसी एक विषय का अध्ययन करते समय हमें उसी विषय पर सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य विषयों का भी सहारा लेकर के अपने विषय को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। तो ये था साथियों हमारा उत्तर व्यवहारवाद। आगे हम लोग बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, कि किस प्रकार से राजनीतिक शास्त्र में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और उसके बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विषय में कुछ विचारक हैं, उन्होंने अपने कथन बताए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपने अपने कथन बताए, अपने अपने क्षेत्र विभाजित करके, और इसका विभिन्न विषयों के साथ संबंध। तो एक लेक्चर होने वाला अपना, तो चिंता नहीं कीजिए साथियों, जब तक आप सेशन के साथ बने रहें, क्योंकि मुझे भी ऑफलाइन क्लास में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो सभी साथी खुश रहें, जिंदाबाद रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।